हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस, और ये जो होने वाला है ये अक्टूबर एंड नवंबर मंथ का होने वाला है। ओके, रिसेंटली आप लोगों को एक सेशन मैंने प्रोवाइड किया था, दैट इज सितंबर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन था वो, और मैंने आपको कहा था कि वो पार्ट 1 था जिसमें हम लोग सितंबर रिलेटेड सारे बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की सारी बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें आरबीआई की न्यूज़ रहेगी और जो भी अदर बैंक्स है उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्द में है। सो आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क मेंस जो कि आने वाली है। सो इन सारी एग्जामिनेशन के लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी गाइस आप लोगों के पास वक्त होता है तो आप डेली बेसिस पे आपका जो प्रिपरेशन है मेंस के लिए कंटिन्यूसली आपको रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों का पहले प्रीलिम्स कंप्लीट होता है फिर हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करने को वक्त नहीं मिलता है, और जब रिवीजन नहीं होता है तब हम जब भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। सो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन का स्पेशली जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसके लिए आपको डेली प्रिपरेशन करना है। अगर आप 1 से 2 घंटा प्रिपेयर करते हो तो आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होगा। सो आपके लिए जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जामिनेशन में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग आज अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग है वो सारा पढ़ने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सेशन को स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी न्यूज़ आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक और बात आपको कहना चाहूँगी, रिकॉल करवाना चाहूँगी, हर एक सेशन में मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ कि मैंने जो भी स्टैटिक बैंकिंग के 2 सेशंस आपको प्रोवाइड किए वो दोनों सेशन आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना है। ये आपको फायदेमंद रहेगा, ये आपका डे टू डे नॉलेज भी बढ़ाएगा, आपके मेंस के लिए भी फायदेमंद रहेगा और आने वाले इंटरव्यू के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो स्टैटिक का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग ये 2 सेशंस देखते हो, एक क्विक रिवीजन वाला बैंकिंग अवेयरनेस एंड उसके नीचे बैंकिंग 2.0, सो ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्टैटिक बैंकिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी आपके लिए 3.0 भी आने वाला है, जिसमें मैं स्टैटिक बैंकिंग का जो पोर्शन हमारा रह चुका है और जो इंपॉर्टेंट है वो सारा पोर्शन मैं उसमें इंसर्ट कर रही हूँ, तो वो जल्दी सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, मतलब कि बैंकिंग का करंट अफेयर। सो बैंकिंग का करंट अफेयर मैंने जनवरी से आपको प्रोवाइड किया। सो ये जो सेशन है ये जैन से लेके मई तक का रहेगा। अगर आप डीपली प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि आईबीपीएस आजकल ऐसा हो रहा है कि 6 महीने पहले का भी क्वेश्चंस वो जो है न्यूज़ है वो कवर अप करता है। सो अगर आप डीपली प्रिपेयर करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो क्विकली, तो आप अगर ये एक सेशन देखते हो तो आपको पहले जैन से लेके मई तक का प्रिपरेशन हो जाएगा इस वीडियो से। फिर इसके नीचे आप देखते हो जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो इन 3 महीने का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर का अगर नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग जो है वो प्रिपेयर होता है। तो ये सेशन आपको जरूर देखकर जाना है। और इसके बाद आता है हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो सितंबर का मैंने रिसेंटली आपको प्रोवाइड करवाया है एंड अक्टूबर, नवंबर का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ये था ऑल अबाउट स्टैटिक बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग, जो कि मैंने रिकमेंड किया एंड आपको देखकर ही जाना है। इन सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अब ये था ऑल अबाउट बैंकिंग। इसी के साथ साथ करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की भी सारे सेशन, सारे मंथ के सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जनवरी से लेके आप जो भी मंथ का प्रिपेयर करना चाहते हो सारे मंथ के आपको करंट अफेयर मिलेंगे। मैं जो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ उसमें मैं सभी तरीके की न्यूज़ को कवर अप करवाती हूँ। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, MOU, स्कीम्स, बैंकिंग न्यूज़, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स रिलेटेड न्यूज़, डिफेंस की रिलेटेड न्यूज़, साइंस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, सारी चीज़ें कवर अप होती है। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो उन सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं एक ऑल इन वन पैकेज जो है वो देती हूँ आपको करंट अफेयर के फॉर्म में। सो आपने जो भी करंट अफेयर मिस किया होगा, मैंने 15 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाया है, और आप वो जरूर आपकी आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन के लिए गो थ्रू कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो सभी सेशंस के ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन से ई बुक जो है वो ले सकते हो और अपना रिवीजन बहुत ईजिली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कोचिफाई का एप्लीकेशन
आपके मोबाइल फोन में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्ले स्टोर पे जाइएगा, कोचिफाई को सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। बेसिक डिटेल्स के साथ उसे रजिस्टर करना है, स्टडी मटेरियल के टैब में जाना है, वहाँ पर ई बुक आपको मिल जाएगा और जिस भी मंथ का ई बुक चाहते हो, जो भी सेशन का ई बुक चाहते हो, वो सारे ई बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो ये रिविजन पर्पस के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको रिविजन करना है इजीली तो आप ई बुक जो है वो ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डेज का नवंबर करंट अफेयर प्रोवाइड किया, नहीं देखा होगा गाइस तो जरूर देख लेके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ जो कि होने वाली है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ से। ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है, द RBI विल कमेंस द पायलट प्रोग्राम ऑफ डिजिटल रूपी इन होलसेल सेगमेंट ऑन November 1, 2022। सो रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि RBI ने जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। सो इस डिजिटल करेंसी का यूज करने के लिए उसने एक पायलट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया ताकि उस डिजिटल रुपी का इस्तेमाल हो सके इन द होलसेल सेगमेंट। सबसे पहले उन्होंने होलसेल सेगमेंट पे उस डिजिटल करेंसी का उपयोग हो सके इसलिए पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस पायलट प्रोजेक्ट। इट हैज़ आइडेंटिफाइड 9 बैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द पायलट लॉन्च। सो ये जो पायलट प्रोग्राम का लॉन्च हुआ उसमें टोटल 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। तो वो 9 बैंक्स कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC बैंक। सो ये 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है पायलट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, द यूज केस फॉर दिस पायलट इज सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, सो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों का नवंबर का जब हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाया था एंड आपको बताया भी था। सो ये जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है होलसेल सेगमेंट में जहाँ पर डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके ट्रांजैक्शन किसके लिए किए जाने वाला है? सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, सो डिजिटल रुपए क्या होता है? डिजिटल रुपए मतलब होता है डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ओके, सो सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लाया जिसे डिजिटल रुपी भी कहा जाता है। इट इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिजिटल करेंसी और अ रुपी इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी यूज इन अ कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। सो डिजिटल करेंसी और जो डिजिटल रुपी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है पैसों का, जो कि बिना किसी कॉन्टैक्ट किए हुए कॉन्टैक्टलेस हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो वो होता है डिजिटल रुपी, आप सभी को पता होगा। देन ये 2 टाइप ऑफ उन्होंने जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया उसके 2 टाइप्स टोटली उन्होंने निकाले हैं। फर्स्ट है रिटेल CBDC एंड सेकेंड है होलसेल CBDC। सो रिटेल क्या होता है? रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, सो रिटेल जो रहेगा वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो होलसेल रहेगा वो सिर्फ जो अच्छे फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन लोगों के लिए जो है वो रहेगा होलसेल बैंक डिजिटल करेंसी। जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके जो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उसको होलसेल सेगमेंट के लिए एडअप किया गया है एंड वहीं पर जो है ये जो डिजिटल करेंसी है वो इस्तेमाल की जाने वाली है। तो ये था अबाउट होलसेल सेगमेंट। उसके बाद उन्होंने रिटेल सेगमेंट का भी जो है लॉन्च किया है, वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। RBI बैंक ने 5 बैंक को चूज किया फॉर द रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम। सो रिटेल का भी जो प्रोग्राम लाया उन्होंने उसके लिए उन्होंने 5 बैंक्स को चूज किया। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर द होलसेल सेगमेंट टोटल 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड फॉर द रिटेल 5 बैंक्स ने किया। वो 5 बैंक्स कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक एंड दी येस बैंक। सो ये 5 बैंक है फॉर द रिटेल एंड 9 बैंक्स फॉर द होलसेल सेगमेंट। ओके, इसलिए मैंने एक के नीचे एक स्लाइड लिखा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है रिलेटेड टू CBDC कि उन्होंने RBI ने जो है कॉन्सेप्ट नोट को लॉन्च किया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट CBDC। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की और अवेयरनेस बढ़ाते हुए अवेयरनेस क्रिएट करते हुए उन्होंने जो लॉन्च किया है कंसेप्ट नोट को लॉन्च किया है। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये ध्यान में रखना है कि RBI ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, उसके बाद होलसेल सेगमेंट में लॉन्च किया है, रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया है। होलसेल सेगमेंट में कितने बैंक से पार्टिसिपेट किया, रिटेल सेगमेंट में कितने बैंक से पार्टिसिपेट किया, व्हाट इज डिजिटल रुपी ये आपको पता होना चाहिए, और वो कितने टाइप्स में उन्होंने लाया, तो 2 टाइप्स में लाया ये ध्यान में रखना है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट नोट को लॉन्च किया फॉर व्हाट? टू क्रिएट अ अवेयरनेस अबाउट CBDC। ओके,
उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट आरबीआई। सो जो फोर्थ टाइम आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो रेज किया है। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी जो था उसमें ऐसा जो भी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी आया फोर्थ क्वार्टर का, तो उस फोर्थ क्वार्टर में जो है आरबीआई ने अपना फिर से रेपो रेट रेज किया 50 बेसिस पॉइंट्स पे। ओके, सो करंट रेपो रेट जो है दैट इज 5.9। देन उसके बाद बाकी सारे पॉलिसी रेट्स भी आरबीआई का डिस्कस कर लेता है। एसडीएफ जो है वो 5.65 है, एमएसएफ जो है वो 6.15 है, बैंक रेट जो है वो अगेन 6.15 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, सीआरआर 4.5 है एंड एसएलआर 18% है। तो जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देने जाते हो तो बिफोर एग्जामिनेशन आप एक बार आरबीआई के साइट पे जो भी अपडेटेड पॉलिसी रेट्स है वो सारे आपको पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, अभी अगर आप करंटली ये वीडियो देख रहे हो तो ये करेक्ट है, बट अगर आगे कोई मंथ में अगर आप कोई नेक्स्ट कोई जैसे एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका मींस का एग्जामिनेशन काफ़ी आगे रहेगा, उस टाइम पे अगर आप ये एग्जाम देख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूँगी कि ये जो है ये चेंज होता रहता है क्वार्टरली, बैंक चेंज करती है, कभी कभार चेंज नहीं होता है, कभी कभार चेंज हो जाता है, तो आपको इसमें अपडेटेड रहना होगा जब भी आपको पॉलिसी रेट्स दिखते हैं। ओके, इसलिए अभी यहाँ पे क्या ध्यान में रखना आप लोगों को, रेपो रेट चेंज हुआ है 5.9 है अभी करंट। ओके, सो ये था अबाउट आरबीआई, जो आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए वो हमने एक साथ डिस्कस कर लिए। बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स पीएसयू लेंडर लिस्ट इन Q2 क्रेडिट ग्रोथ। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है पब्लिक सेक्टर यूनिट लेंडर्स जो थे, उसका जो Q2 का जो लिस्ट आया क्रेडिट ग्रोथ का, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। सेकंड पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड पर आता है एसबीआई। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केम इन second with an increase of 21.54% to 7,52,469 crore, and the largest lender in the nation is State Bank of India took third with an 18.15 increase in the gross advance. So ये जो Q2 आया ये क्रेडिट ग्रोथ की बात की जा रही है। ओके, सो इस क्रेडिट ग्रोथ में जो है जो टॉप पीएसयू लेंडर्स में आता है दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन यूनियन बैंक एंड थर्ड वन इज एसबीआई। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसी के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एमडी एंड सीईओ है वो एस राजीव है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एस मोहनोद बता दिया था, लेकिन एस राजीव जो है करंट एमडी सीईओ है, इनको रिप्लेस किया था एस मोहनोद ने। ओके, एंड हेडक्वार्टर है पुणे में एंड फाउंड किया गया था 16 सितंबर 1935 में। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। नेक्स्ट है Indian Post Payment Bank conducted India's first floating financial literacy camp in Dal Lake with an initiative called Niveshak दीदी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वीमेन फॉर द वीमेन इन श्रीनगर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। आईपीपीबी ने कंडक्ट करवाया इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को। अब ये फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप कहाँ पर हुआ आपको ये पूछा जा सकता है, दैट इज इन दाल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर। सो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये किस इनिशिएटिव के साथ इसे लाया गया, उस इनिशिएटिव का नाम है निवेशक दीदी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वीमेन एंड फॉर द वीमेन। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस प्रोग्राम के थ्रू ये सारी चीजें आई, तो निवेशक दीदी ये ध्यान में रखना है। इस फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को कहां पर कंडक्ट किया गया ये पूछा जाएगा, दैट इज इन दाल लेक जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो निवेशक दीदी प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है उनके डायरेक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, और आईपीपीबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ हमारा। Bank of Baroda and Visa has launched the launch of 2 new premium debit card for Bank of Baroda customers। देखिए गाइस, कुछ बैंकिंग की जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी हमने नवंबर मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर किया, तो उसमें मैं आप लोगों का करंट अफेयर प्रिपेयर करवाती हूँ, तो मैं उसमें सारे टाइप का जो न्यूज़ होती है वो कवर अप करवाती हूँ। तो कुछ न्यूज़ हमने ऑलरेडी नवंबर मंथ के करंट अफेयर में डिस्कस की थी और उसमें से ये वन ऑफ द थी। ओके, सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है,
तो आप लोगों का IBPS PO का एग्जामिनेशन है तो मिनिमम 4 मंथ का बहुत थरली कर लीजिए। अगर आप 6 मंथ का प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल IBPS जो है वो 6 महीने के प्रीवियस वाले भी क्वेश्चंस कवर अप करता है। सो वो वही लोग उस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाते हैं जो कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं। हर मंथ का जो करंट अफेयर फॉलो करता है उसको 6 महीने पहले का भी अगर आता है तो वो आंसर मार्क कर पाता है। ओके, बट अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं प्रिपेयर किया होगा तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी बिफोर 4 मंथ प्लीज़ थरली प्रिपेयर कीजिए। 6 मंथ करके जाते हो बहुत अच्छी बात है। और डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो, मतलब हर मंथ का अगर आप फॉलो करते हो तो फिर तो वेल एंड गुड। ओके, सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है 2 न्यू जो है डेबिट कार्ड्स जो है लॉन्च किए फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स। सो एक है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऑप्यूलेंस एंड सेकेंड वन है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड सफायर। सो ये 2 वीज़ा कार्ड्स जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किए। ओके, सो जिनका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उन सारे कस्टमर्स के लिए उन्होंने जो है ये 2 डेबिट कार्ड 2 वेरिएंट के डेबिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है। सो यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि उन्होंने किसके लिए, किन कस्टमर्स के लिए इसे लॉन्च किया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI कस्टमर्स के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। सो आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है और किन के लिए लॉन्च किया ये ध्यान में रखना है एंड उन 2 डेबिट कार्ड्स के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, कौन से बैंक ने किया ये भी पूछा जा सकता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट वन है इंडियन बैंक हैज लॉन्च सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट वेव इन बीड टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो इंडियन बैंक ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक डिजिटल इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेव। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो और एनहांस कर सके, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, सो इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव को लॉन्च किया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इंडियन बैंक की स्टार्टिंग की बात की जाए तो CEO श्री शांतिलाल जैन, फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1907 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है स्मार्ट वायर सर्विसेज इंट्रोड्यूस बाय ICICI बैंक। सो स्मार्ट वायर सर्विस जो है वो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक द फर्स्ट बैंक इन द नेशन टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ सर्विस। द स्मार्ट वायर service will enable both NRI and local client to conduct inward remittance transaction electronically and without use of paper. So ICICI बैंक जो है ये फर्स्ट बैंक है जिन्होंने ये स्मार्ट वायर सर्विस जो है इसे लॉन्च किया है फॉर बोथ दी NRI एंड लोकल क्लाइंट कस्टमर्स। ठीक है, उन दोनों को ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसके थ्रू जो है जो इनवर्ड रिमिटेंस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला है विदाउट यूज ऑफ द पेपर। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज सेड देयर विल बी नो चेंज फॉर रुपी क्रेडिट कार्ड यूज ऑन UPI फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 2000। सो यहाँ पे NPCI ने ऐसा क्या कहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर वो UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन करती है अप टू ₹2000। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको यहाँ पे अमाउंट पूछी जा सकती है, कितना अमाउंट तक इन्होंने जो है ये कि यहाँ पर कोई फाइन नहीं लगेगा या फिर यहाँ पे कोई चार्ज पे नहीं होगा। सो ये रहेगा 2000, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा किसने लॉन्च किया है? NPCI ने किया, ये ध्यान में रखना है। किसके लिए किया? फॉर द रुपे क्रेडिट कार्ड। और किसको यूज करना होगा? इंटरफेस क्या रहेगा? वो इंटरफेस रहेगा UPI। ओके, सो UPI के थ्रू अगर रुपे क्रेडिट कार्ड का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं अप टू 2000 रुपीज़ तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा SBI लॉन्च द SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो SBI ने क्या किया है? SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया में लॉन्च किया है। अब वो 6 स्टेट्स कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं आउट ऑफ 4। एक कुछ अजीब सा ही ऑप्शन रहेगा। सो आपको इसलिए 6 स्टेट्स के नाम पता होने इंपॉर्टेंट है। जो SBI के चेयरमैन है दिनेश खरा, इन्होंने अनाउंस किया है SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम को अक्रॉस द 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके,
नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है रिलेटेड टू अगेन SBI. सो SBI चेयरमैन इनॉग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस. सो SBI के अगेन जो चेयरमैन है उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर को जो है इनॉग्रेट किया है फॉर द कस्टमर्स पर्सनलाइज एक्सपीरियंस. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेटर और मोर इंडिविजुअलाइज क्लाइंट एक्सपीरियंस विद 30+ फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल 24 hours a day 7 days a week from the convenience of home and offered in 12 languages, the design contact center will establish a new industry norm. So इसके थ्रू जो है कस्टमर का एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं. ओके, सो ऐसा सर्विस किसने लाया है, SBI ने लाया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, SBI के चेयरमैन जो पर्सन है दिनेश कुमार खरा, फाउंड हुआ था 1 जुलाई 55 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा. सो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा. पेटीएम टाई अप विद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ कार्ड डिवाइसेस. सो पेटीएम ने यहाँ पे टाई अप किया है जन स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक के साथ, जिसके थ्रू कार्ड डिवाइसेस को क्या किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है, मतलब कि एडअप किया जा रहा है. जो रिसोर्सेस है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है. ओके, सो पेटीएम ब्रांड ने पार्टनरशिप किया है कौन सी बैंक के साथ, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, सो दिस पार्टनरशिप विल इनेबल जन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड पेटीएम्स ऑल इन वन EDC मशीन to its existing and potential customers, providing a one-stop solution for all their digital payment needs. So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पार्टनरशिप जो इन दोनों ने की है, इसके थ्रू जन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करना है, एक्सटेंड कर रहा है अपनी जो पेटीएम की ऑल इन वन EDC मशीन्स है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और उसकी सुविधा जो है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको प्रोवाइड की जाएगी. उन कस्टमर्स के लिए वो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन रहेगा जो कि उनके डिजिटल की नीड्स को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा. ओके, सो ये ध्यान में रखना है. पेटीएम ने टाइप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. ओके, अब पेटीएम के जो MD CEO है वो है विजय शेखर शर्मा. फाउंड किया गया था अगस्त 2003 में, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में. ओके, सो EDC मशीन का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन. ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज. IDBI बैंक पार्टनर विद वियना नेटवर्क टू बूस्ट सप्लाई चेन फाइनेंस. सो IDBI बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप किसके साथ किया है, वियना नेटवर्क के साथ किया है. ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करने वाला है, सप्लाई चेन फाइनेंस को बूस्ट करने वाला है. अब देखिए गाइज, आपके लिए अगर आप लोगों ने मेरा सितंबर का बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन देखा होगा तो आपके लिए सप्लाई चेन फाइनेंस कोई न्यू वर्ड नहीं होगा, या फिर आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन फाइनेंस, बिकॉज मैंने उस सेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है. सो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि IDBI बैंक ने वियना नेटवर्क के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू वो सप्लाई चेन फाइनेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा. सो मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जो मैंने आपको सितंबर का बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करवाया था. हमने सेशन रिसेंटली ही पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके जरूर देखिए. मैंने आपको कहा है कि मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन तीनों मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करवाऊंगी. वो जो था हमारा पार्ट 1 था, आज जो हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम अक्टूबर और नवंबर का डिस्कस करेगा. सो जो सितंबर में था रिलेटेड टू सप्लाई चेन फाइनेंस वो ये था कि इंडसइंड बैंक ने जो है ADB के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू वो सपोर्ट और प्रमोट करेंगे सप्लाई चेन फाइनेंस को. करेक्ट. और आज हम लोग क्या डिस्कस करें कि IDBI बैंक ने वियना नेटवर्क के साथ भी टाई अप किया है फॉर द सप्लाई चेन फाइनेंस. ओके, जिसके थ्रू वो बूस्टअप करेंगे सप्लाई चेन फाइनेंस को. सो आपको ये दोनों न्यूज़ अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभार क्या होता है ना, हम काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ लेते हैं. होता क्या है, जब वो कुछ कॉमन होती है, ठीक है, जो कुछ म्यूचुअल न्यूज़ बन जाती है, सप्लाई चेन फाइनेंस रिलेटेड 2 न्यूज़ बनी, सो हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं आती है. तो मैं जब भी इस टाइप का कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं वो 2 चीज़ें आपको एक टाइम पे ही रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना करो. ओके, सो IDBI बैंक ने किसके साथ किया है, वियना नेटवर्क के साथ, और इंडसइंड बैंक ने किसके साथ किया है, ADB के साथ. ओके, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा. ओके, सो अभी मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ. आप अक्टूबर नवंबर का देख तो आप रहे हो, लेकिन अगर आपने सितंबर का नहीं देखा होगा गाइस तो वो भी ज़रूर देख के जाइएगा. एंड सितंबर के पहले भी अगस्त तक का भी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रोवाइड किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ज़रूर उसे गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है
इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। सो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। बुक माई शो एंड आरबीएल बैंक कोलैबोरेट टू ऑफर द प्ले क्रेडिट कार्ड। सो बुक माई शो ने आरबीएल बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके थ्रू वो प्ले ऑफर करेंगे प्ले क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, सो उन्होंने नया प्ले क्रेडिट कार्ड जो है, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम प्ले है। ओके, सो ये प्ले क्रेडिट कार्ड किन दोनों को कोलैबोरेट करके बना है, बुक माई शो एंड दी आरबीएल बैंक, जिसके थ्रू जो है इंक्रीज किया जाएगा एंटरटेनमेंट वैल्यू को फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स। ओके, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंड किया गया था अगस्त 1943 में। एमडी एंड सीईओ है आर सुब्रमण्य कुमार। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। देखिए गाइस, कहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रही हूँ, कहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग मैंने डिस्कस नहीं किया वो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बैंक्स का उसका स्टार्टिंग आपके साथ डिस्कस किया था। जिसका नहीं किया था उसका डेफिनेटली इस सेशन में किया है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा। टू एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, द आरबीआई हैज अर्ज्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ओम्बुड्समैन बाय अप्रैल 1, 2023। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होती है, जो अपनी शिकायत निवारण प्रणाली होती है, उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो है ऐसा कहा है कि वो इंटरनल ओम्बुड्समैन को बाय द ईयर अप्रैल 2023 लेकर आए। उसके लिए उन्होंने आग्रह किया है कि वो चीज आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटरनल ओम्बुड्समैन आना चाहिए। ओके, आंतरिक लोकपाल जो है वो आनी चाहिए। किस लिए? जो अपनी शिकायत प्रणाली है उसको बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई ये चाहता है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो क्या करे, एक आंतरिक लोकपाल जो है वो उसको लेकर आए बाय द ईयर 2023 अप्रैल 1। ओके, सो बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये होता है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स होती है, ठीक है, उनका निवारण करने के लिए, वहाँ पे कंप्लेंट रेज करने के लिए जो एक बनाया गया है, दैट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम इज एन एक्सपीडियस एंड inexpensive forum of bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by the bank। so बैंक के थ्रू कुछ मिस्टेक होता है और जो बैंकिंग कस्टमर फेस करता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनको कुछ भी दिक्कत है, वो दिक्कत रेज करता है, उसका जो रिजोल्यूशन होता है दैट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया एंड किसके अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया। सो वो हुआ अंडर द सेक्शन 35A of Banking Regulation Act 1949 by RBI with effect from 1995। So 1995 से ये इफेक्टिवली इसको यूज किया गया, बट प्रेजेंटली जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम यूज की जा रही है वो 2006 यूज की जा रही है, जो कि अमेंड की गई थी फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ओके, सो अभी जो ऑपरेशन में है वो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ठीक है, जिसे लागू किया गया फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ओके, बट वो इंट्रोड्यूस कब किया गया? वो इंट्रोड्यूस हुआ 1995, मतलब आरबीआई ने उसको जो इफेक्टिवली उसको लागू करने के लिए कहा वो 1995 में कहा। ओके, बट अभी हम जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज स्कीम 2006। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो आई होप आप सभी को समझा होगा व्हाट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, हम लोग करंटली किस पे ऑपरेट कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और अभी इस न्यूज़ में हम लोगों ने जो बात मैंने आपको कहा कि वो क्या चाहते हैं कि इंटरनल ओम्बुड्समैन को लाया जाए। ठीक है, कब तक? अप्रैल 1, 2023 तक। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। 9 वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड इन द इंडियन रूपी। सो क्या बोला जा रहा है? 9 वॉस्ट्रो अकाउंट्स जो है ओपन किए जाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू जो फॉरेन ट्रेड है उसका फैसिलिटी इंडियन रुपीज में हो पाए, मतलब कि हम इजीली इंडियन रुपी में ट्रेड कर पाए। ओके, सो आरबीआई हैज अलाउड ओपनिंग ऑफ 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स इन 2 इंडियन बैंक्स, यूको बैंक एंड इंडसइंड बैंक, फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इन रुपी फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो इंडिया एंड रशिया के बीच में जब ये ट्रेडिंग होगा तो उसका सेटलमेंट रुपीज में हो सके, इसीलिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली 2 बैंकों को जो है ये अलाउ किया है, दैट इज यूको बैंक एंड इंडसइंड बैंक। ठीक है, सो आरबीआई क्या कर रहा है? 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स ये 2 बैंकों में ओपन करवा रहा है।
ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने वॉच टू अकाउंट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बताया, बैंकिंग अवेयरनेस के स्टैटिक सेशन में भी बताया था, स्टिल मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ। वॉच टू अकाउंट ये होता है फॉरेन बैंक का अकाउंट जो कि इंडियन बैंक में होता है, और वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो यहाँ की करेंसी में वो जो पैसा है वो कन्वर्ट कर सके। सो वॉच टू अकाउंट इज अ फॉरेन बैंक अकाउंट विद एन इंडियन बैंक इन रुपीज इन इंडिया। ओके, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको कि अगर HSBC होल्ड कर रही है अकाउंट किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ सपोज, ठीक है, मुंबई ब्रांच में। ओके, सो उसका जो डिनोमिनेशन है वो कौन सा रहेगा, रुपीज में रहेगा, दैट इज वॉच टू अकाउंट। मतलब HSBC का ही जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है मुंबई के ब्रांच में जो है वो इंडियन रुपीज के डिनोमिनेशन में जो है वो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रुपी वॉच टू अकाउंट। सो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रशिया टू लार्जेस्ट बैंक, SER Bank and VTB Bank are the first foreign lenders to have received approval from the RBI towards settling international trade transaction in rupee. So रशिया की ये जो दो बैंक है SER and VTB बैंक, ये फर्स्ट फॉरेन लेंडर्स बनी है जिनको अप्रूवल मिला है RBI से कि ये दो बैंक जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने के लिए सेटलमेंट कर सकती है। सो ये दो बैंक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रशिया की कौन सी दो लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉरेन लेंडर्स बनी है, दैट इज SER बैंक एंड दी VTB बैंक। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो 9 अकाउंट्स जो ओपन किए जाएंगे, 1 जो है वो यूको बैंक में ओपन होगा, 1 इन SER बैंक, 1 इन VTB बैंक एंड 6 जो है वो इंडसइंड बैंक के ओपन किए जाएंगे। और ये जो 6 जो है इंडसइंड बैंक के ओपन होंगे वो 6 डिफरेंट रशियन बैंक्स के थ्रू ओपन होने वाले हैं। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो इससे पहले कि एक करंट अफेयर का भी सेशन हुआ और जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन हुआ उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूको बैंक जो है वो लास्ट मंथ में ऐसी बैंक बनी है जिसने RBI ने उसको अप्रूवल दिया है स्पेशल अकाउंट जो है ओपन करने के लिए रशिया की गैज़प्रोम बैंक के साथ। ओके, सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा एंड ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया सितंबर मंथ का जो बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करवाया उसमें बताया था कि यूको बैंक ने रिसीव किया है RBI का अप्रूवल टू ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद द गैज़प्रोम ऑफ बैंक ऑफ रशिया। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, पूछा जा सकता है। ओके, इसी के साथ साथ अभी यूको बैंक की बात की जा रही है तो यूको बैंक के जो MD CEO है वो सोमा शंकर प्रसाद है। देखिए मैंने प्रीवियस सेशन में अटानु कुमार गोयल कहा, इनको रिप्लेस किया है सोमा शंकर प्रसाद ने, तो आपको ये ध्यान में रखना है सोमा शंकर प्रसाद जो है, शंकरा प्रसाद जो है वो रिसेंटली यूको बैंक के MD एंड CEO है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। जो दो रशियन बैंक है SER बैंक एंड VTB बैंक, ये ओपन करेगी स्पेशल वॉच टू अकाउंट इन द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस इन दिल्ली। सो दिल्ली में इनके ब्रांचेस है तो वहीं पे ये अपना वॉच टू अकाउंट जो है वो ओपन करने वाली है। एंड न्यूज़ हमारी ये थी कि 9 वॉच टू अकाउंट जो है ओपन किए जाएंगे, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, सो ऐसा RBI बैंक ने अलाउ किया है 9 स्पेशल वॉच टू अकाउंट जो है जो दो इंडियन बैंक में ही ओपन होंगे, यूको बैंक एंड इंडसइंड बैंक। रिसेंटली जो इंडिया ने है ये दो बैंक को ही जो है अप्रूवल दिया है। ओके, सो ये था अबाउट वॉच टू अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वॉच टू अकाउंट क्या होता है ये पता होना इंपॉर्टेंट है एंड कितने अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, कौन सी बैंक को अप्रूवल दिया है, रशिया की कौन सी बैंक इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो मैंने कंप्लीटली आपको डिटेल में बताया है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क इट्स 104th फाउंडेशन डे ऑन 11th of November 2022। सो यूको बैंक ने अपना फाउंडेशन डे जो है वो 104वां फाउंडेशन डे मनाया ऑन द 11th of November 2022। सो ऑन दिस अकेजन यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया, दैट इज यूनियन व्योम, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया इसी दिन, जिस दिन फाउंडेशन डे था 104th, उसी दिन उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एंड इसी के साथ साथ और भी सेवरल डिजिटल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेंगे। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। अब यूनियन बैंक की बात की जाए तो आपको ये एक और बात ध्यान में रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अमलगमेशन हुआ था 2 अदर बैंक के साथ, कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक के साथ। ये अमलगमेशन कब हुआ था? अप्रैल 1, 2020 को एंड इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनी थी, दैट इज UBI, जो कि करंट में 5th लार्जेस्ट पब्लिक
पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड यूबीआई जो नेशनलाइज हुआ था वो 1969 में हुआ था, बट फाउंड कब हुआ था? ये 11 नवंबर 1919 में, जिसके करंट सीईओ है ए मनी मेखलाई, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, सो ये था अबाउट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक मैंने आपको बताया कि इसका कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया, ये पूछा जा सकता है। कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया ऑन दिस डे, दैट इज यूनियन व्योम। इसके साथ साथ और भी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यूनियन स्पर्श रहेगा, यूनियन मुस्कान रहेगा, यूनियन चैनल फाइनेंस रहेगा, एक कुछ और दे देंगे, तो आपको वो फाइंड आउट करना रहेगा। सो ये कुछ और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो भी उन्होंने लॉन्च किए। एक है यूनियन स्पर्श, सेकंड वन है यूनियन मुस्कान, थर्ड वन है यूनियन चैनल फाइनेंस, फोर्थ वन है यूनियन डीजी सहज, फिफ्थ वन है यूनियन सरस। सो ये सारे अलग अलग तरीके के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो भी उन्होंने लॉन्च किए। आप पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर यूनियन स्पर्श किससे रिलेट करता है। ओके, सो ये सारी चीजें ऑन द 104th फाउंडेशन डे यूनियन बैंक ने लॉन्च किए। ओके, सो हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंकिंग अवेयरनेस की उसको क्विक में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो चलते आगे और देखते हैं बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज, क्विक न्यूज होने वाली है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इज अ फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू क्रॉस प्रोक्यूरमेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ थ्रू GEM सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो सेल है ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसने क्रॉस किया है प्रोक्यूरमेंट वैल्यू को 10,000 करोड़ से। ओके, थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक पहला ऐसा ये जो है वो पहला कंपनी बना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसने 10,000 करोड़ का प्रोक्यूरमेंट वैल्यू जो है वो क्रॉस किया है। इससे पहले सेल ने जो है 4,614 का जो वैल्यू है वो क्रॉस किया था, लेकिन इस साल उन्होंने 10,000 करोड़ जो है वो क्रॉस किया है। ओके, इसी के साथ साथ आपको सेल का जो है स्टार्टिंग पता होना इंपॉर्टेंट है। सेल फाउंड हुआ था 24 जनवरी 1973 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन विमेन जो है यहाँ पे, विमेन एक्चुअली सोमा मंडल, ये चेयर विमेन है। अब इस सोमा मंडल की बात की जाए तो अभी मैंने रिसेंट में ही नवंबर का करंट अफेयर पढ़ा, तब भी आपको बताया था कि न्यूज़ आई थी कि एशिया की पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट आई थी टॉप 20 की। सो 2020 की एशिया पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में सोमा मंडल भी है। 3 विमेन इंडिया से है, एक है सोमा मंडल, एक है गजल अलग एंड थर्ड वन है नमिता थापर। सो ये 3 विमेन जो है एशिया पावर बिजनेस वुमेन जो 2022 का लिस्ट है उसमें ये 3 विमेन को जो है फीचर किया गया। सो ये भी बात आपको मैंने रिकॉल करवाया जो कि इंपॉर्टेंट वन है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। HDFC सिक्योरिटीज ओपन विमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु। सो HDFC सिक्योरिटीज जो है उसने सिर्फ और सिर्फ विमेन का ही डिजिटल सेंटर जो है वो ओपन किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट वन है कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च अ टर्म डिपॉजिट स्कीम नेम्ड KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम। सो ये कर्नाटका बैंक ने एक टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम। सो कर्नाटका की बैंक की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड चेयरमैन है P प्रदीप कुमार। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंड LIC टुगेदर टू डाइवेस्ट 60.72% स्टेक इन IDBI बैंक। सो गवर्नमेंट ने एंड LIC ने दोनों ने मिलकर जो है 60.72% स्टेक जो है IDBI का डाइवेस्ट किया है, इसी का मतलब रिमूव किया है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे परसेंट ध्यान में रखना है 60.72%। ओके, नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक एंटर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर 101 ओंजल्स। सो क्या बोला जा रहा है, साउथ इंडियन बैंक जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 101 ओंजल्स को हैंग करके। सो साउथ इंडियन बैंक हैज ऑर्गेनाइज एन इवेंट जिसका नाम था ओनिचिरिकम Onjuladam and was accorded with a World Book of Record award for stagging and swinging 101 ओंजुल। सो ये जो एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, इस इवेंट के थ्रू उन्होंने 101 ओंजुल्स को जो है स्विंग किया था एंड फॉर दैट उन्होंने जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो जीता है। सो आपको यहाँ पे नंबर ध्यान में रखना है, दैट इज 1
101 पूछा जा सकता है, और ये कौन सी बैंक ने किया? साउथ इंडियन बैंक। ओके, बढ़ते आगे। आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है। किसका किया? सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक का। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र, पुणे से, ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है एलआईसी लॉन्च न्यू धन वर्षा प्लान। सो एलआईसी ने यहाँ पे क्या किया है? न्यू धन वर्षा प्लान को क्या किया है? लॉन्च किया है। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज। फेडरल बैंक अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर विद जेसीबी इंडिया टू एक्सपांड इट्स लोन पोर्टफोलियो फंड पोटेंशियल बायर ऑफ हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। सो फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप जेसीबी इंडिया के साथ, जिसके थ्रू क्या बोला जा रहा है कि उसका जो लोन पोर्टफोलियो है, जो फंड पोटेंशियल बायर्स है जो हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को खरीदते हैं, सो उनके लिए जो है उन्होंने अपना लोन पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपांड कर दिया है। सो फेडरल बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? उसके लिए जेसीबी इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेजेस मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू बैंक सीओ टू 10 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया कि जो पीएसयू बैंक के जो सीईओ होते हैं उनका टेन्योर बढ़ा दिया है। प्रीवियसली ये हुआ करता था 5 ईयर्स, नाउ चेंज होकर 10 साल हो चुका है। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ लॉन्गर टेन्योर टू एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इनिशियली अप टू 5 years विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर 5 years। मतलब कि प्रीवियसली 5 साल होता था, बट अब और 5 साल से बढ़ा दिया गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है गाइस, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा पूछा गया विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द डैश मोर ईयर्स, तो इट विल बी 5 more years। बट अगर आपको पूछा गया कि कितने साल तक कर दिया गया, तो 10 साल तक। तो क्वेश्चन का तरीका आपको अच्छी तरीके से समझना होगा एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा। ओके, सो गवर्नमेंट ने ऐसा मैक्सिमम टेन्योर जो रखा है पीएसयू बैंक के साथ, किनके लिए रखा है? एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओ जो है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज हमारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइन अ 150 million euro दैट इज 1240 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद द जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? 15 million euro का जो है लोन एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ, जिसके थ्रू वो सोलर प्रोजेक्ट को क्या करेगा? फंड करेगा। सो जर्मन डेवलपमेंट बैंक से जो है लोन मिलने वाला है SBI को, जिसके थ्रू सोलर प्रोजेक्ट को फंडिंग किया जाएगा। ओके, सो हमने इंडियन रुपीस में भी लिखा है 1240 करोड़, तो आप दोनों जो डिनोमिनेशंस है वो ध्यान में रख सकते हो। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द मिनिमम नेट ओन फंड और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू 300 करोड़ फ्रॉम द प्रेजेंट ₹100 करोड़ बाय द ईयर मार्च 2026। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज पूछा जा ही सकता है, आपको ध्यान में रख लीजिएगा कि आरबीआई ने जो है जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अमाउंट हुआ करता था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो 300 करोड़ कर दिया है। ठीक है, प्रीवियसली वो 100 करोड़ हुआ करता था, बट नाउ इट्स 300 करोड़। ओके, सो आरबीआई ने क्या रेज किया है? मिनिमम नेट ओन फंड। ठीक है, NOF का फुल फॉर्म ध्यान में रख सकते हो, नेट ओन फंड। सो मिनिमम नेट ओन फंड, जिसे ही मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है, तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है उनका एग्जिस्टिंग हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़, अब वो बढ़ा दिया गया है, 300 करोड़ कर दिया गया है। ओके, बाय 2026। ओके, सो ये जो आरबीआई ने रिलीज किया है, ये उन्होंने कहा है कि बाय मार्च 2026, मतलब कि 2026 तक जो है ये अमाउंट जो होने वाला है वो 300 करोड़ होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एक्सिम बैंक inks pact with the Southern Africa's leading bank to boost India Africa trade. So Indian Exim Bank जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सिम बैंक, इसने जो है सदर्न अफ्रीका का जो लीडिंग बैंक है उसके साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू इंडिया अफ्रीका का ट्रेडिंग हो सके। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज कंक्लूडेड अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट फॉर सपोर्टिंग अ ट्रेड ट्रांजैक्शन विद द फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड। द एग्रीमेंट वाज साइन्ड इन जोहान्सबर्ग ऑन अ साइडलाइन ऑफ इंडिया सदर्न अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव। सो ये जो अफ्रीका का सदर्न अफ्रीका का बैंक है फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड, सो इंडियन एक्सिम बैंक ने जो है पार्टनरशिप किया है फर्स्ट रैंड बैंक के साथ, जिसके थ्रू क्या होने वाला है? इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेडिंग है वो बूस्टअप होने वाला है। ओके, सो ये एग्रीमेंट कहां पर साइन हुआ? जोहान्सबर्ग में साइन हुआ। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। फोनपे लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया विद डेल टेक्नोलॉजीज एंड एनटीटी। सो फोनपे ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है इंडिया में लॉन्च किया, किसके
किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? डेल टेक्नोलॉजीज एंड एनटीटी के साथ मिलकर लॉन्च किया। सो ये ध्यान में रखना होगा। अब इसका कैपेसिटी क्या है देख लेते हैं हम लोग। दिस 4.8 मेगावाट फैसिलिटी विच ऑक्युपाइज 13,740 स्क्वायर एट महापे नवी मुंबई, इट्स बिल्ट एंड डिजाइन विद एडवांस अल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग एंड लिक्विड इमर्जन कूलिंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि उसके लिए जो कूलिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की है वो कौन सी है। सो यहाँ पे एक तो ऐसा हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजीज जो पूछी है DCLC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एंड LIC का या फिर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर उन टेक्नोलॉजीज के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि फोनपे ने पहला ग्रीन डेटा सेंटर इंडिया में डेल टेक्नोलॉजीज एंड एनटीटी के साथ मिलकर लॉन्च किया, जिसका 4.8 मेगावाट का कैपेसिटी है, जो कि नवी मुंबई में लाया गया। उसका एरिया तो पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, बट फिर भी मैंने मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो। और ये जो बिल्डअप किया गया है एडवांस अल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग एंड लिक्विड इमर्जन कूलिंग के साथ जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। इन टेक्नोलॉजीज का इस पे उपयोग किया गया है। सो आपको इन DCLC का एंड LIC, इन दोनों का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इन दोनों टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फोनपे के जो CEO है वह समीर निगम, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, मैं अगेन आपको कहना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये दोनों टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ओके, हम लोग जो आ सकता है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। आई डोंट नो 100%, बट मुझे जो पॉसिबिलिटी लगती है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो इसका मतलब आप ये मत माइंड में रख लीजिए कि 100% आई गई, ठीक है, 99% आ सकता है, लेकिन 1% ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो नहीं भी आ सकता है। सो उसके लिए भी गाइज आपको प्रिपेयर रहना होगा। आप कोई भी एजुकेटर है उसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैम आपने कहा है या फिर सर आपने कहा था कि इसकी पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं आया। हम पेपर नहीं डिज़ाइन करते हैं, हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर, जिस तरीके से पूछी जाते हैं उसको एनालाइज किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखी जाती है कि कौन सी चीज़ आ सकती है, तो वही आपके साथ शेयर किया जाता है। अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आता है तो आपका प्रिपरेशन अगर 100% है तो डेफिनेटली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट। बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागास हैज डिसाइडेड टू हेल्प 1000 एंटरप्रेन्योर्स विद फाइनेंसिंग। सो बैंक जो है बिजनेस एसोसिएशन जो नागास जो है नागालैंड, उसने डिसाइड किया है कि वो 100 एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो फाइनेंस करेगा। ओके, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी साइन एन MOU विद 11 बैंक फॉर अग्निवीर सैलरी पैकेज। सो इंडियन बैंक ने MOU साइन किया है 11 बैंक के साथ, किस लिए? फॉर द अग्नि सैलरी पैकेज के लिए। सो वो 11 बैंक्स कौन सी है? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक। सो ये 11 बैंक्स ये सारी है, सो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। सो इंडियन बैंक ने कितने बैंकों के साथ MOU साइन किया? 11 बैंक के साथ, किसके लिए? फॉर द अग्निवीर सैलरी पैकेज। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद IPPB बैंक टू एनहांस क्रेडिट एक्सेस टू लार्ज कस्टमर बेस। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसने पार्टनरशिप किया है IPPB बैंक के साथ, जिसके थ्रू क्रेडिट एक्सेस जो है लार्जर कस्टमर बेस को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज 1764 करोड़ ग्रांट टू 4 स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट टू मिलियन प्लस अर्बन सिटीज। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है 1764 करोड़ रुपीस का ग्रांट जो है 4 सिटीज के लिए प्रोवाइड किया है। वो 4 सिटीज है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड यूपी। सो इस 1764 को किस तरह बाइफरगेट किया गया है? सो 136 करोड़ दिया आंध्र प्रदेश को, 109 दिया है छत्तीसगढ़ को, 799 सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को एंड 720 जो है वो यूपी को जो है दिया गया। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा किस सिटी को कितना अमाउंट जो है वो दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि वो आंध्र प्रदेश में कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको कवर अप किया जाएगा। सो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम कवर अप होगा। देन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो दुर्ग,
भिलाई नगर एंड रायपुर। देन हम बात करते हैं अगर महाराष्ट्र की तो औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई मतलब कि नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, वसई, विरार सिटी इन महाराष्ट्र। सो ये सारी सिटी को महाराष्ट्र में कवर अप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड वाराणसी, इन सारी जो सिटीज है, इन सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इनको कवर किया जाएगा। ओके, सो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, इतना अमाउंट जो है ये 4 सिटीज को ग्रांट प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। सो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बैंक बॉन्ड को। ओके, दिस अप्रूवल विल फर्दर स्ट्रेंथन द इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीसी का फुल फॉर्म। इस अप्रूवल से जो है इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स एनडीसी टारगेट वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ओके, सो ये आपको एनडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। बीएसई टेक्नोलॉजी अनाउंस द लॉन्च ऑफ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA विच मेंटेन केवाईसी रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो बीएसई टेक्नोलॉजीज जो है, ठीक है, उसने क्या किया है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, जो केवाईसी का रिकॉर्ड है इन्वेस्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेगा। केवाईसी टेक्नोलॉजी क्या है, जो बीएसई है उसकी ही सब्सिडरी है। ठीक है, बीएसई टेक्नोलॉजी क्या है, वो एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ही सब्सिडरी है। ओके, और ये जो KRA है, ये KRA को कौन रेगुलेट करता है अगर ये पूछा गया। ठीक है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है, तो वो सेबी रेगुलेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, देन उसके बाद एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड ही न्यूज़ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट को। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। एडीबी अप्रूव 350 मिलियन लोन टू महाराष्ट्र फॉर द रोड कनेक्टिविटी। सो रोड कनेक्टिविटी के लिए एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने $350 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है। ओके, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मेडलियोंग फिलीपींस में। वडोदरा इशू फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। वडोदरा ने पहला अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किया है। वडोदरा जो ये सेकंड सिटी बन गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। वडोदरा ने अपना पहला म्युनिसिपल बॉन्ड लाया है, लेकिन ऐसा ये सेकंड सिटी बना है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड को जो है इशू किया है। इससे पहले पुणे ने किया था ये सब चीज, उन्होंने बॉन्ड, फर्स्ट सिटी जो था वो पुणे था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू किया था इन 2017। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड सिटी वडोदरा बनाए, लेकिन फर्स्ट सिटी कौन था, दैट इज पुणे, और कौन से ईयर में उसने इशू किया था, इन 2017। देखिए गाइस, बहुत सारे न्यूज़ में मैं बहुत बारी डेप्थ में गई हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब इन बिटवीन आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई इन बिटवीन कोई न्यूज़ ऊपर पढ़ी होगी, उसके भी डीप में कुछ पूछा जा सकता है, और आपको और लगता है कि इसको भी हमने और डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो गाइस आप उस न्यूज़ को पिक कीजिए और उसे और डिटेल में पढ़ के रखिए। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप खुद से भी करते हो, आपका कुछ इंस्टिंक्ट कहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि और डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो सेम पॉइंट को जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो निकालिए और उससे रिलेटेड डेटा जो है वो अपने माइंड में कैप्चर कीजिए। क्योंकि आजकल IBPS जो है वो क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं पूछता है, वो घुमा के पूछता है। तो बेटर है हम उसको जिस तरीके से वो पूछता है उसको जानने की हमें कोशिश करनी है, एंड वो जिस तरीके से पूछता है उसी तरीके से हमें हमारा प्रिपरेशन भी करना है। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि ये न्यूज़ हमने और पढ़नी चाहिए या फिर इसको और डिटेल में जानना चाहिए, तो उसको स्पेशली आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन इन बिटवीन हमारा भी कभी कभार इंस्टिंक्ट जो है वो वर्क करता है, तो उस इंस्टिंक्ट को आपको निकालना है, पता करना है और उसको ही आगे बढ़ाना है, ताकि ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जामिनेशन में, जो हम सोचते हैं कि ये आ सकता है बट हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ते, फिर एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन दिखने मिलता है, फिर हम ऐसा सोचते हैं काश उसे पढ़ लिया होता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ आ सकती है, इसको डिटेल में जानना है, तो उसको उसी वक्त प्रिपेयर कीजिए, उसे छोड़ना नहीं है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में वो रिग्रेट ना महसूस हो। ओके, तो ये था कि वडोदरा ने अपना पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किया है, और ये सेकेंड सिटी है जिसने अपना म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है। ओके, पुणे फर्स्ट वन था। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नीमा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता था, सो इसने अनाउंस किया है अपना पार्टनरशिप IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उसको बैंकिंग कस्टमर्स तक प्रोवाइड करेगा। ओके, सो नीमा
भोपा ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। डाबर एक्वायर्ड 51% स्टेक इन बादशाह मसाला फॉर ₹588 करोड़। सो डाबर ने 51% स्टेक जो है बादशाह मसाला का एक्वायर किया है। कितना रुपीस में एक्वायर किया? 588 करोड़ रुपीस में। IPPB ज्वाइन हैंड्स विद RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए IPPB ने RBIH के साथ जो है हैंड्स जो है ज्वाइन किए। नेक्स्ट है HDFC लाइफ लॉन्च इंश्योर इंडिया कैंपेन। सो इंश्योर इंडिया कैंपेन कौन सी बैंक ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया? HDFC लाइफ ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है RBI लॉन्च एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम नेम्ड दक्ष। सो RBI ने क्या किया है? एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है दक्ष, उसको लॉन्च किया है। सो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने टेक्निकल इनिशिएटिव जो है, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है दक्ष को लॉन्च किया है। द बैंक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। सो जिसके थ्रू जो सुपरवाइजरी होती है उस प्रोसेस को और भी ज्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा। ओके, थ्रू दिस इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष। नेक्स्ट है HDFC बैंक लॉन्च स्मार्ट हब व्यापार फॉर मर्चेंट्स। सो मर्चेंट्स के लिए HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार को लॉन्च किया है। सिडबी साइन एन MOU विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू फाइनेंस ग्रीन MSME। सो सिडबी ने MOU साइन किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ, जिसके थ्रू जो ग्रीन MSME होता है उसको वो फाइनेंस करेगा। लास्ट न्यूज है आज का हमारा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL sign an agreement with Japan Bank to International Corporation to boost जापान इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो यहाँ पे NIIFL ने एग्रीमेंट साइन किया है JBIC के साथ, जिसके थ्रू जापानीज इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आएगा एंड उसके लिए बूस्टअप किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे NIIFL का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये भी ध्यान में रखना है। इन दोनों का एग्रीमेंट है जिसके थ्रू जापानीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने के लिए बूस्टअप किया जाएगा। ओके, सो ये थी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्विक न्यूज। सो ये था हमारा ऑल इन ऑल अक्टूबर और नवंबर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस। हम लोगों ने कुछ न्यूज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। जो क्विक न्यूज़ थी उसमें भी मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो ये सेशन था फ्रॉम द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर। आई होप आप सभी को ये बैंकिंग अवेयरनेस की सारी न्यूज़ समझ आई होगी। सो प्रीवियस मंथ अगर आप सितंबर देखते हो तो सितंबर अक्टूबर नवंबर प्रीवियस 3 मंथ का आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इन बिटवीन भी कहा मैंने, अभी तक के सारे मंथ का, नवंबर तक सारे मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड किया है फ्रॉम द मंथ जनवरी। सो सारे सेशंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाती हूँ। जो भी सेशन हाईली रिकमेंडेड है आपकी आने वाली IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वो सारे सेशन को बिफोर एग्जामिनेशन जरूर देख कर जाइएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आपकी एग्जामिनेशन के लिए आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।